वो ये कि आरएसएस ने जो ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू की थी, हिंदू ध्रुवीकरण के नाम पर, अब वो ध्रुवीकरण की राजनीति पिटने जा रही है और वो ढलान पर है। और ये राजनीति क्यों पिटने जा रही है और क्यों ढलान पर है, इसका बड़ा कारण है कि कांग्रेस ने आरएसएस को और बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को खासतौर पर ध्रुवीकरण की राजनीति के जरिए ही पीटने का एक तरह से पीड़ा उठा लिया और वो इस मामले में एकदम काउंटर ध्रुवीकरण खड़ा करने में सफल हो गई है। नरेंद्र मोदी जब आए थे तो नरेंद्र मोदी के पक्ष में ध्रुवीकरण था, उनके खिलाफ कोई ध्रुवीकरण नहीं था। लेकिन आज स्थिति ये नहीं है। आज स्थिति है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ में एक काउंटर ध्रुवीकरण है और ये काउंटर पोलराइजेशन अपने आप में नरेंद्र मोदी की और हिंदुत्व की राजनीति के पराभव की सबसे पहली और बड़ी सूचना है, सबसे बड़ी खबर है ये। संयोग की बात देखिए कि नरेंद्र मोदी इस चीज को पकड़ने में असफल रहे और काउंटर पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने शुरू की थी, उसने यूपी में अपना रंग दिखाया, उसने बाकी जगह भी अपना रंग दिखाया और अब वह राजनीति एक तरह से एक प्रोमिनेंट एग्रेसिव पॉलिटिक्स के तौर पर हरियाणा में सामने आ गई। और ये जो काउंटर पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है, हिंदुत्ववादी पोलराइजेशन के जवाब में, उसका दबाव इतना ज्यादा है कि अभी इस समय बीजेपी हरियाणा में एकदम डिफेंसिव है। हरियाणा का कोई जिला ऐसा नहीं है, कोई इलाका ऐसा नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां बीजेपी ऊपर से नीचे तक दो फाड़ न पड़ी हो। बीजेपी में इतने बड़े स्केल पर सांगठनिक विभाजन, और जब अब पिछले चुनाव तक ये था, 2019 और 19 के बाद भी ये था कि लोग दौड़ दौड़ के नरेंद्र मोदी की राजनीति में शामिल हो रहे थे। लेकिन हरियाणा में एक नया फिनोमिना दिखाई दे रहा है कि दौड़ दौड़ के लोग नरेंद्र मोदी को छोड़ के जा रहे हैं और बीजेपी को छोड़ के जा रहे हैं। और ये इस बात की सूचना है कि नरेंद्र मोदी और उनका जो आभा मंडल, हिंदुत्ववादी राजनीति का जो आभा मंडल, उनके साथ ध्रुवीकरण का जो आभा मंडल बनाया गया था, वो अब एकदम बिखरना शुरू हो चुका है। आप तय मानिए, आप तय मानिए कि हरियाणा में कुछ भी वो बीजेपी नहीं जीतने जा रही। आप तय मानिए कि हिंदुत्ववादी राजनीति के ध्रुवीकरण के क्लाइमैक्स का वह बिंदु था जबकि 370 हटाई गई और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा छीना गया। राहुल गांधी ने और फारूक अब्दुल्ला ने मिलकर ये एक काउंटर नरेटिव, वहां सीपीएम भी साथ में उनके, इंडिया गठबंधन ने एक काउंटर पोलराइजेशन पूरे जम्मू कश्मीर में खड़ा कर दिया है और उसके चलते अब पूरी तरह से बीजेपी एकदम आइसोलेटेड और डिफेंसिव और डिवाइडेड है। और ये जो नई जो काउंटर ऑफेंसिव जो सेक्युलर फोर्सेस की शुरू हुई है, ये एक तरह से धर्मनिरपेक्षता का एक तरह से काउंटर ऑफेंसिव है और काउंटर पोलराइजेशन है। इस पार्लियामेंट के चुनाव के पहले तक धर्मनिरपेक्ष ताकतें ध्रुवीकृत ढंग से काम नहीं कर रही थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव ने धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एक सबक दिया और वे अब पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स यानी सेकुलर राजनीति के बैनर तले लोग अपने को एकीकृत करें, गोलबंद करें और हिंदुत्ववादी राजनीति का प्रतिवाद करें और प्रतिरोध करें और हर स्तर पर प्रतिवाद करें। ये जो काउंटर ऑफेंसिव आया है, इसने बीजेपी के सांगठनिक ढांचे को एकदम अस्त व्यस्त कर दिया है। आप याद कीजिए, आप याद कीजिए 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक ने, जो अभी भी सरसंघ चालक है, मोहन भागवत, इन्होंने कहा था कि
हमारे जो जन संगठन है उनकी अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वे स्वतंत्र है अपने काम करने के लिए। और उन्होंने सभी जन संगठनों के साथ में कोऑर्डिनेट करके काम करने की एकदम धारणा छोड़ दी। क्या स्थिति है? नरेंद्र मोदी की सरकार आई हिंदुत्व के कंधे पर सवार होकर, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो किसान संगठन है उनकी नहीं सुनती। नरेंद्र मोदी की सरकार जो है भारतीय मजदूर संघ, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मजदूर संगठन है, उसकी नहीं सुनती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो संगठन है, जो कि बड़े पैमाने पर स्वराज्य के लिए लड़ते रहे, उनकी कोई मांग नहीं सुनते नरेंद्र मोदी। सो हिंदुत्व के पोलराइजेशन के आइकॉन के तौर पर नरेंद्र मोदी का उदय और डेवलपमेंट अब एकदम डिक्लाइन की ओर है, और नीचे एकदम टॉप टू बॉटम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सारे राज्यों में बीजेपी विभाजित पड़ी हुई है। हरियाणा में यह चीज खुल के सामने आ गई, और हरियाणा में जो सिलसिला शुरू हुआ है बीजेपी से छोड़कर भागने का, यह सिलसिला दूसरे राज्यों में बढ़ेगा, घटेगा नहीं। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष ताकतों का जो जवाबी हमला है ध्रुवीकृत ढंग से, वो अब तेज हो चुका है। आप सोचिए, आप नरेंद्र मोदी ने अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं किया है, वो अभी विदेश घूम रहे हैं। हरियाणा में हर सीट पर मैक्सिमम अच्छे लोग बीजेपी छोड़कर जा चुके हैं। नरेंद्र मोदी के पास समय नहीं है, या नरेंद्र मोदी की क्षमता नहीं है, नरेंद्र मोदी वास्तविकता को फेस नहीं करना चाहते, जो भी कहिए आप। लेकिन एक वास्तविकता है कि हिंदुत्ववादी जो ध्रुवीकरण की राजनीति जो अब तक अनचैलेंज थी, उसके सामने सेकुलर काउंटर ऑफेंसिव ध्रुवीकृत ढंग से सामने आ चुका है, और इसने एक नई चुनौती और नई संभावनाएं पैदा की हैं डेमोक्रेसी के विकास की। यह सच है कि लोग अपने अपने कारणों से बीजेपी छोड़ रहे हैं। लोग अपने अपने कारणों से बीजेपी में गए भी थे। लोग स्वार्थ की वजह से ही गए थे हिंदुत्ववादी राजनीति के पास में, और स्वार्थ की वजह से हिंदुत्ववादी राजनीति को छोड़ रहे हैं। वो हिंदुत्ववादी राजनीति के साथ में इसलिए नहीं जुड़े थे कि वो हिंदुत्व को प्यार करते थे। हमारा एक छोटा सा प्रस्ताव है। बीजेपी अपना ये दावा करती है कि वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। अगर वो सबसे बड़ा राजनीतिक संगठित दल है तो वो अकेले इलेक्शन लड़के दिखाएं और नरेंद्र मोदी चुनावों में भाग न लें। एक अन्य चीज, जम्मू कश्मीर के लिए इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया है अमित शाह ने। उस पूरे मैनिफेस्टो की बात में कभी बात करूंगा मैं आपसे, लेकिन उसमें एक मजेदार चीज है। मजेदार चीज यह है कि अब वो नरेंद्र मोदी कांग्रेस की हर चीज का अनुकरण कर रहे हैं। उस मैनिफेस्टो में कहा गया कि जम्मू कश्मीर में परिवार की जो सबसे बुजुर्ग महिला है उसको 18,000 रुपए महीने दिए जाएंगे। ये पूछा जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने कौन सा अपराध किया है जिनको आप पैसे नहीं देते? हरियाणा की महिलाओं ने कौन सा अपराध किया है जिनको आप पैसे नहीं देते? ऐसी क्या खास बात है कि जम्मू कश्मीर की महिलाओं को ही पैसे दिए जाएंगे? कल तक तो कहते थे कि ये रेवड़ियां बांटने वाली राजनीति हम नहीं करते, लेकिन अब तो रेवड़ी बांटने वाला मैनिफेस्टो लेके आए आप जम्मू कश्मीर में। इससे एक चीज का अंदाजा लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये जो गैंग की तरह काम कर रहे हैं, ये लोग हिंदुत्ववादी राजनीति और फासिस्ट राजनीति के कॉम्बिनेशन के साथ काम कर रहे हैं ये लोग। ये राजनीति नीचे एकदम जनता में अपनी साख खो बैठी है। पिछले 10 साल से एक पैसा नहीं दिया जम्मू कश्मीर की औरतों के लिए। आप कह रहे हैं कि वोट दो तो 18,000 रुपए महीने देंगे एक बुजुर्ग महिला को।
पिछले 10 साल में तकरीबन 20,000 औरतें पागलपन की शिकार हुई है या विभिन्न किस्म के अवसाद में डूबी हुई हैं जम्मू कश्मीर में। उनके परिवारों के लोगों के ऊपर हमले हुए हैं पुलिस के और सेना के, या उनको सताया गया किसी तरह से आतंकियों के जरिए। सरकार सुरक्षा देने में असमर्थ रही है। राशन देना तो दूर की बात रही, और तो और जब धारा 370 हटाई गई और जम्मू कश्मीर का दर्जा खत्म किया गया, तो कश्मीर में 8 महीने तक अघोषित लॉकडाउन जारी करके कश्मीर की जनता को भूखों मरने के लिए मजबूर किया गया। अब वो वहां मैनिफेस्टो जारी करके कह रहे हैं कि वो 18,000 रुपया महीना बुजुर्ग महिला को देंगे हर महीने। बेशर्मी की हद होती है। और ये सब क्यों किया जा रहा है? वोट। सरकार चाहिए। हमसे भी एक चीज याद दिलाना चाहते हैं, लेह लद्दाख की जनता ने नरेंद्र मोदी के पूरे इस जम्मू कश्मीर नीति के मॉडल को ठुकराया और बीजेपी को बुरी तरह से हराया था। और तय मानिए, जम्मू कश्मीर के इस बार के चुनाव में नरेंद्र मोदी और उनकी की पूरी टीम बुरी तरह से हारेगी, अभूतपूर्व ढंग से हारेगी। और उसका एक प्रधान कारण यही है कि जम्मू कश्मीर की जनता पर पिछले 10 साल में अकथनीय अत्याचार हुए। हजारों लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जेलों में बंद कर दिया गया और महीनों और सालों बंद रहे। क्लासिक केस है फारूक अब्दुल्ला को बंद करना। जम्मू कश्मीर की जनता ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, रैली नहीं की, जुलूस नहीं निकाला आपके खिलाफ, और आपने उसे जेल में ठूस दिया। आपने 370 हटाई, कहीं कोई रैली जुलूस प्रतिवाद में नहीं निकला, कहीं किसी नौजवान ने पत्थर नहीं फेंके आपके ऊपर, लेकिन आपने हजारों औरतों को जेल में ठूस दिया। अनेक पत्रकार जो निर्दोष है वो जेल में अभी भी पड़े हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर के तो हर लेवल पर व्यापारियों का तकरीबन वो जो 7 महीने 370 हटाए जाने के बाद में 7 महीने जो अघोषित 8 महीने जो लॉकडाउन रहा, उसमें तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का जम्मू कश्मीर के व्यापारियों को नुकसान हुआ। दैनिक मजदूरी करने वालों की मजदूरी मारी गई। कैसे भूल सकती है ये जनता? सिर्फ इसलिए कि आपको वोट दे दे, आप बहुत अच्छे हैं देखने में। आज स्थिति है कि गवर्नर वहां पर एकदम राजा की तरह शासन कर रहे हैं। कोई संवैधानिक रूल्स रेगुलेशंस को वो नहीं मानते, और इसके अनेक उदाहरण पड़े हुए व्यवहार में। तो जम्मू कश्मीर की जनता आपसे जवाब तो लेगी आपकी इस पॉलिसी को, कश्मीर पॉलिसी को। अमित शाह परसों बोल रहे थे, कल बोल रहे थे कि अब 370 वापस नहीं आने वाली। हम ये कह रहे हैं 370 वापस आएगी कि नहीं आएगी ये तो बाद में तय होगा। बीजेपी वापस नहीं आने वाली। बीजेपी चुनाव नहीं जीतेगी जम्मू कश्मीर में। बीजेपी लेह लद्दाख में भी चुनाव नहीं जीत पाई थी। वहां केंद्र शासित जो प्रशासन के चुनाव हुए उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोग बड़े बहुमत से जीते। तो असल चीज जो है, जो समझने की है आप सब लोगों के लिए, वो ये कि एक काउंटर ऑफेंसिव सेकुलर फोर्सेस का शुरू हो चुका है। काउंटर पोलराइजेशन शुरू हो चुका है, और इस काउंटर सेकुलर पोलराइजेशन में आपको मदद करनी चाहिए और बीजेपी को आइसोलेट करना चाहिए। और जो लोग बीजेपी में थोड़े बहुत भी समझदार लोग हैं उन्हें बीजेपी छोड़ देनी चाहिए। मैं पहले एक बार कह चुका हूं, मैं उसे खाली मेंशन कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए पेरेस्ट्रोइका के गोरबाचोव हैं। बीजेपी को हमेशा के लिए नेस्त नाबूद करके जाएंगे, जैसे गोरबाचोव कम्युनिस्ट पार्टी को हमेशा के लिए नेस्त नाबूद करके सोवियत संघ से गए थे। नरेंद्र मोदी नायक नहीं है, वो नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए गोरबाचोव हैं। वो नरेंद्र मोदी बीजेपी को एकदम रसातल में छोड़कर जाएंगे।
ठीक वैसे ही जैसे सोवियत संघ में आज कम्युनिस्ट पार्टी की, रशिया में आज कम्युनिस्ट पार्टी की हालत यह है, उसे मात्र 4% वोट मिलते हैं। वह कम्युनिस्ट पार्टी जिसे सभी वोट मिलते थे। नरेंद्र मोदी ने चूहा नहीं मारा। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी ने द्वितीय विश्व युद्ध जीता था और सोवियत संघ जैसा विशाल ताकतवर देश खड़ा किया था, लेकिन जनता के ऊपर जब जुल्म हुए तो जनता ने एकदम जमीन में गाड़ दिया। आज कम्युनिस्ट पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं है वहां। नरेंद्र मोदी ये भूल जाए, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में जो हाशिए के लोग हैं वो पलट के बाहर करते हैं। डेमोक्रेसी में जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं वे पलट के एकजुट होकर, गोलबंद होकर वे काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करती हैं और कभी भी लॉन्च कर सकती हैं। लोकतंत्र गया नहीं है, लोकतंत्र है, देश में भी है, देश के बाहर भी है, क्योंकि लोकतंत्र एक ग्लोबल फिनोमेना है और डिक्टेटरशिप कंट्री केंद्रित फिनोमेना है। नरेंद्र मोदी कंट्री केंद्रित हैं और डेमोक्रेटिक फोर्सेस ग्लोबल हैं। इसलिए ये काउंटर ऑफेंसिव सिर्फ लोकली नहीं है, नरेंद्र मोदी के ऊपर ग्लोबल ये काउंटर ऑफेंसिव आने वाला है। नरेंद्र मोदी खुल्लम खुल्ला अमेरिका की शरण में जा चुके हैं, पूरी विदेश नीति को अमेरिका की शरण में डाल दिया है। सारे पॉलिसीगत डिसीजन अमेरिका के पक्ष में लिए जा रहे हैं और जो हमारे घोषित उद्देश्य थे गुटनिरपेक्ष नीति के, संप्रभु राष्ट्र की रक्षा के, उनको तिलांजलि दे दी गई है। पॉपेट्स गवर्नमेंट की तरह अमेरिका की नरेंद्र मोदी की सरकार अभी काम कर रही है विदेश नीति के क्षेत्र में। ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक शक्तियां सहन करने की स्थिति में नहीं है, वो ऑफेंसिव लेंगी। मैं सेबी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। सेबी कलंक है और सेबी प्रतीक है इस बात का कि नरेंद्र मोदी किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को डैमेज करते हैं, नष्ट करते हैं। जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने संवैधानिक संस्थाओं को कोई क्षति नहीं पहुंचाई, उसका प्रमाण है सेबी और माधवी बुच। नरेंद्र मोदी संवैधानिक संस्थाओं का किस हद तक दुरुपयोग कर सकते हैं और किस तरह से उसे पॉपेट ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका एक साक्षात उदाहरण है। यही वजह है कि माधवी बुच के बारे में रोज नए स्कैंडल, नए एक्सपोजर सामने आ रहे हैं। आप तय मानिए अगले हफ्ता, 15 दिन, महीने भर के अंदर माधवी बुच हटाने के लिए नरेंद्र मोदी मजबूर होंगे। आप इंतजार कीजिए खाली। हरियाणा के चुनाव और जम्मू कश्मीर के चुनाव, ये दो चुनाव, दो पॉलिसी प्रत्युत्तर देने वाले हैं। जम्मू कश्मीर का चुनाव पॉलिसी प्रत्युत्तर देगा 370 की पॉलिसी का और हरियाणा का चुनाव प्रत्युत्तर देगा किसानों के प्रति नरेंद्र मोदी के बर्बर रवैये का। और अंत में ये चीज भूले नहीं नरेंद्र मोदी और उनके चंगू मंगू, किसान अभी सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और वो बैठे रहेंगे। चुनाव होने दो, दिल्ली किसानों की होगी। चुनाव होने दो, किसान दिल्ली आएंगे, आंदोलन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हरियाणा में सरकार बदलने दो, दिल्ली किसान पहुंचेंगे और नरेंद्र मोदी मजबूर होंगे किसानों की मांगें मानने के लिए, क्योंकि अब ये काउंटर ऑफेंसिव का दौर है। सेक्युलर डेमोक्रेटिक फोर्सेस अपने को ध्रुवीकृत कर चुकी हैं और वे ध्रुवीकृत करके आक्रामक रूप में आ चुकी हैं। दिन गिनो नरेंद्र मोदी के कौन कौन लोग नरेंद्र मोदी को छोड़ के जाते हैं। दिन गिनो वे कौन कौन करप्ट लोग हैं जो एक्सपोज होते हैं आने वाले दिनों में। अभी माधवी बुच का नंबर है, अगले दिनों में और भी कई लोग हैं जो कि जिनके स्कैंडल सामने आएंगे, जिनके काले कारनामे सामने आएंगे। इंतजार करो। लोकतंत्र पलट के अब हमलावर हो चुका है। फिलहाल इतना ही। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है
फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।